बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से होकर गुजर रहा है। नीतीश कुमार की सेहत और उनके नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एनडीए उनके नाम के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इधर महागठबंधन भी बैठक और मंत्रणा के आधार पर एकजुट होने की तमाम कोशिशों में लगा है। सर्वे अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे बता रहे हैं और नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है। इस बीच ऐसी पार्टियां जिनके पास दोनों तरफ जाने के विकल्प खुले हैं, वे अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। ऐसी पार्टियां हैं पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। लेकिन आज बात मुकेश सहनी की, वीआईपी के प्रमुख और निषाद समुदाय के प्रभावशाली नेता जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात के बाद वे सुर्खियों में आए। इस मुलाकात ने उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलों को हवा दी। हालांकि वे महागठबंधन के मंच पर तेजस्वी यादव के साथ भी नजर आए, लेकिन फिर भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जा सकते हैं क्या? इसके लिए पर्याप्त आधार भी मिलते हैं। मसलन मुकेश सहनी की पार्टी यह कह चुकी है कि वे 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 40 सीटें जीतकर दिखाएंगे। साफ है कि वे बड़ा पद, बड़ी कुर्सी चाह रहे हैं और इसके लिए वे दबाव बनाना चाह रहे थे। जहां उन्हें फायदा मिलेगा वे उस तरफ जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकेश सहनी के राजनीतिक इतिहास, उनकी पार्टी के प्रदर्शन, उनके वोटर वर्ग, एनडीए में जाने की उनकी संभावना और फायदे नुकसान पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अगर मुकेश सहनी पाला बदलते हैं तो उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि मुकेश सहनी कितने प्रभावी हैं और क्यों उनके इधर उधर होने से बिहार चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सकता है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले नजर डालते हैं मुकेश सहनी की राजनीति पर, उनकी पॉलिटिक्स पर। देखिए, मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर अपेक्षाकृत नया है, लेकिन प्रभावशाली जरूर रहा है। उन्होंने 2018 में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था निषाद समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करना। इससे पहले सहनी बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन हाउस चलाते थे और सामाजिक राजनीतिक मंचों पर निषाद समुदाय के लिए काम करते थे। उनका पहला बड़ा सियासी कदम 2014 में आया, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया और बीजेपी का समर्थन भी किया। हालांकि बीजेपी ने निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण सहनी ने 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना कर दी। 2018 में वीआईपी का गठन हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लिया। वीआईपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। ये सीटें थीं खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सहनी ने पहले महागठबंधन के साथ शुरुआत की, लेकिन सीट बंटवारे पर असहमति के बाद वे एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए ने उन्हें 11 सीटें दी, जिनमें से वीआईपी ने 4 सीटें जीती। सिमरी बख्तियारपुर, अलीनगर, रानीगंज और मधेपुरा पर जीत दर्ज की। यह उनकी पार्टी की पहली सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उन्हें बिहार की सियासत में स्थापित कर दिया। हालांकि बाद में उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे सहनी को बहुत बड़ा झटका लगा। 2022 की बात है, उन्हें नीतीश कुमार की कैबिनेट से भी हटा दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सहनी फिर महागठबंधन में लौट आए, जहां उन्हें आरजेडी के कोटे से 3 सीटें, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारपुर सीटें मिली, लेकिन उनकी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। अब तक वीआईपी ने कुल 4 विधानसभा सीटें जीती हैं और लोकसभा में उनकी कोई जीत नहीं हुई है। सहनी का दावा है कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की हिम्मत रखती है, स्थिति में है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह प्रभाव कुल मिलाकर 30 से 40 सीटों तक ही महदूद है। मुकेश सहनी का मुख्य वोटर वर्ग है निषाद समुदाय, जिसमें मल्लाह, बिंद और केवट जातियां शामिल हैं। 2023 की बिहार जातीय गणना के अनुसार निषाद समुदाय की आबादी लगभग 14.6% है, यानी करीब 1.9 करोड़ लोग। यह समुदाय उत्तर बिहार में खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और अररिया जैसे जिलों में प्रभावशाली है।
अनुमान है कि निषाद वोटर 30 से 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जहां उनकी आबादी 20% तक है। सहनी ने सहनी समाज कल्याण संस्था यानी 2010 में और निषाद विकास संघ 2015 के माध्यम से अपने समुदाय के साथ मजबूत जुड़ाव बनाया है, जो शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता पर केंद्रित है। उनकी पार्टी का प्रभाव इन इलाकों में 8 से 10% वोट शेयर तक हो सकता है, जो गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि मुकेश सहनी भले ही बिहार की राजनीति में नए हों और हासिल के तौर पर उनके पास दिखाने गिनाने को कुछ खास सीटें नहीं हो, लेकिन निषाद समुदाय के नेता होने के कारण वे कम से कम 30 से 40 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं और यहां हार जीत को प्रभावित कर सकते हैं। इस लिहाज से महागठबंधन उन्हें अपनी तरफ जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और यही कोशिश भाजपा की तरफ से भी होगी। अब सवाल यह है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं फिर से, तो उन्हें क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। देखिए, एनडीए में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि सहनी को अच्छी हिस्सेदारी मिल सकती है। 2020 में एनडीए ने उन्हें 11 सीटें दी थी और मंत्री पद भी दिया था। अगर वे फिर से एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी और जेडीयू के साथ गठबंधन में उन्हें कम से कम 15 सीटें तक मिलने की संभावना तो दिखती है, जो उनकी पार्टी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक बड़ा अवसर होगा। निषाद समुदाय का वोट बैंक, जो अभी महागठबंधन के साथ बटा हुआ है, एनडीए के लिए एकजुट हो सकता है, जिससे बीजेपी और जेडीयू को उन सीटों पर फायदा होगा जहां निषाद वोटर निर्णायक है, खासकर सीमांचल और कोसी क्षेत्र में जहां निषाद आबादी अच्छी है। एनडीए की स्थिति वहां मजबूत हो सकती है। सहनी के लिए व्यक्तिगत रूप से यह एक और मौका होगा अपनी सियासी हैसियत बढ़ाने का, उसमें इजाफा करने का, क्योंकि एनडीए की सरकार बनने की स्थिति में उन्हें फिर से मंत्री पद या विधान परिषद की सीटें मिल सकती है। इसके अलावा एनडीए का मजबूत संगठन और संसाधन उनकी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसमें नुकसान भी कम नहीं। 2020 में एनडीए के साथ रहते हुए उनके विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था, जिससे उनकी पार्टी बेहद कमजोर हो गई। सहनी ने खुद इसे बीजेपी की चाल बताया था और इस अनुभव के कारण सहनी के समर्थकों में एनडीए के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। अगर वे फिर से एनडीए में जाते हैं तो निषाद समुदाय का एक हिस्सा जो महागठबंधन के प्रति वफादार दिखता है, उनसे नाराज हो सकता है। इससे उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सहनी पहले भी गठबंधन या यूं कहें कि पाला बदल चुके हैं। इसके अलावा एनडीए में जेडीयू और बीजेपी पहले से ही ईबीसी और ओबीसी वोटरों पर दावा करते हैं, जिससे सहनी को सीट बंटवारे में उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जितनी वे चाहते हैं। अगर उनकी पार्टी को कम सीटें मिली या उनकी जीत का आंकड़ा कम रहा तो उनकी सियासी हैसियत को और नुकसान हो सकता है। मुकेश सहनी के लिए एनडीए में जाने का सौदा घातक भी साबित हो सकता है, खासकर तब जब वो पहले भी एनडीए में रहकर बीजेपी से धोखा खा चुके हैं। वहीं अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं तो इसके भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। महागठबंधन में रहने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सहनी का निषाद वोट बैंक आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम यादव दलित गठजोड़ के साथ मिलकर एक मजबूत वोट आधार बन सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने 99 सीटों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था और तेजस्वी यादव की युवा अपील और राहुल गांधी की सक्रियता ने उसे मजबूती दिया था। सहनी के लिए एक मौका हो सकता है कि वे तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उनकी मांग है कि महागठबंधन में उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी मिले और अगर यह मांग पूरी हुई तो उनकी सियासी हैसियत बढ़ेगी भी। हालांकि कांग्रेस के रहते उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्री पद तो कहीं नहीं जा रहा। अगर सरकार में तेजस्वी वापसी करते हैं तो एनडीए में उन्हें यानी कि मुकेश सहनी को जो पद मिलेगा लगभग वही पोर्टफोलियो महागठबंधन में भी मिलेगा। यह तो तय मुस्लिम और ईबीसी वोटरों के बीच उनका जो प्रभाव है उससे जरूर जिस भी गठबंधन में जाएंगे उस गठबंधन को उनका फायदा मिलेगा। उन्होंने महागठबंधन में भी खूब अपनी सक्रियता निभाई है, लेकिन नुकसान महागठबंधन के साथ यह है कि आरजेडी की यादव मुस्लिम पकड़ इतनी मजबूत है कि सहनी को सीट बंटवारे में कम सीटें मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। पहले भी 2020 में सीट बंटवारे पर असहमति के कारण ही वे महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ हो गए थे। अगर इस बार भी उन्हें 15 से कम सीटें मिली तो उनकी पार्टी का प्रदर्शन खराब हो सकता है, क्योंकि सवाल पार्टी के अस्तित्व से जुड़ा है। इसके अलावा महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर पहले से ही खींचतान जारी है। ऐसे में सहनी अगर 20 से 30 सीटों की मांग करते हैं
तो गठबंधन में तनाव पैदा हो सकता है। हमारे हिसाब से मुकेश सहनी के लिए सही खेमा चुनना इसलिए भी बेहद जरूरी है कि अगर उनका गठबंधन सरकार नहीं बना पाता है तो उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए, बड़ी पार्टियों को एकाध हार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी पार्टियां, खासकर वीआईपी जैसी नई पार्टी अगर ज्यादा देर तक सत्ता से दूर रही तो उनके लिए चुनौतियां तमाम और बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने उभर कर आती हैं। इसलिए मुकेश सहनी के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच का चुनाव काफी क्रूशियल है। देखिए, मुकेश सहनी की सीटों की मांग भी चर्चा का विषय है। मार्च 2025 में वीआईपी ने घोषणा की कि वह 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने दावा किया कि वे कम से कम 40 सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे। फरवरी 2025 में सिवान में एक सभा में सहनी ने साफ तौर पर सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उनका लक्ष्य 40 विधायक जिताना है, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। हालांकि यह मांग महागठबंधन के लिए अव्यावहारिक है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर 150 से 160 सीटों पर दावा करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सहनी वास्तव में 20 से 25 सीटों पर मान जाएंगे अगर उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी और डिप्टी सीएम जैसे पद का आश्वासन मिले तब। एनडीए में भी उनकी मांग 20 से 25 सीटों के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अपनी बड़ी हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। सहनी का कहना है कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह प्रभाव कुल मिलाकर 30 से लगभग 50 या 55 सीटों तक ही महदूद है, सीमित, जहां निषाद वोटर अच्छी खासी संख्या में है और वहां निर्णायक होते हैं। ये सीटें कौन सी हैं, हम आपको जरा बताते हैं। देखिए, उत्तर बिहार के जिलों को देखिए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा जिले में 10 से 20% तक निषाद वोटर्स हैं। माना जाता है कि यहां के लगभग 50 सीटों पर यह वोटर वर्ग प्रभावी है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं कि 50 सीटों पर वे हार जीत का निर्णय खुद ही कर लेते हो, लेकिन अच्छी संख्या में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह कोसी क्षेत्र में सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा जिला आता है, जहां लगभग 10 सीटों पर निषाद वोटर्स अच्छी संख्या में है। सीमांचल का क्षेत्र भी सहनी के लिए उर्वर जमीन है। अररिया और किशनगंज की लगभग 7 सीटों पर निषाद वोटर्स 10 से 15% की संख्या में है। कुल मिलाकर मुकेश सहनी की सियासी चाल बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कुछ तय करने जा रही है। एनडीए में जाने से उन्हें सत्ता की संभावना और संसाधन दोनों मिल सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता का नुकसान और सीट बंटवारे की सीमाएं उनके लिए बड़ी चुनौती होंगी। महागठबंधन में रहने से वे विपक्ष की एकजुटता का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आरजेडी की प्रभुत्व और सीटों की कम हिस्सेदारी उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। अब सहनी क्या करते हैं, यह तो देखना होगा और इस सवाल का जवाब भी उनके ही पास होगा। हम भी उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तो वे महागठबंधन में नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। जाने से पहले आपसे गुजारिश ये कि फोर्थ पिलर बिहार हमने एक नए उपक्रम की शुरुआत की है। बिहार जो है वो चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। महज 5-6 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तमाम बड़े नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से राजकीय राजधानी पटना तक कूच कर रहे हैं और इसके बाद पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें बिहार में होने जा रहे चुनाव को लेकर है। तो हम भी इस भगीरथ प्रयास में हैं कि बिहार में जो चीजें चल रही हैं, जो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने भी, उसको थोड़ा डिकोड करें और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएं कि आखिर बिहार के पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, फोर्थ पिलर बिहार का आपको काम पसंद है, तो आप हमारे इस चैनल को, बिल्कुल नए नवेले इस चैनल को, फोर्थ पिलर बिहार को आप सब्सक्राइब कीजिए। समझिए कि जितना ये चैनल हमारा है उतना ही हिस्सेदारी, उतना ही स्टेक इस चैनल में आपका भी है। इसलिए इस उपक्रम को आप अपना समझिए और इसके वीडियोस को आप तमाम दर्शकों तक भी, अपने साथियों तक भी, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप तक भी पहुंचाइए। आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्यन ने। शुक्रिया।